नमस्कार, આપણું उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुन। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में प्रथम अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें इस वित्त वर्ष में 77,407 करोड़ के बजट का प्रावधान है, जिसमें राजस्व में 52,748 करोड़ और पूंजीगत में 24,659 करोड़ का प्रावधान है। वर्तमान बजट में कुछ स्कीमों में अतिरिक्त मांग, कुछ नई योजनाओं और राज्य आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम धनराशि की प्रतिपूर्ति के कारण अनुपूरक बजट की आवश्यकता हुई है। पिछले साल के बजट में 65,571 करोड़ के बजट का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक मांग 5,440 करोड़ की थी। इसमें राजस्व 2,276 करोड़ और पूंजीगत 3,164 करोड़ था। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान लगभग 11,321 करोड़ है, जिसमें लगभग 3,530 करोड़ राजस्व और लगभग 7,790 करोड़ पूंजीगत के लिए प्रस्तावित है। देखिए, हमारा जो अनुपूरक बजट जिसको आज प्रस्तुत किया गया, ये राजस्व में 3,530 करोड़, पूंजीगत में 7,791 करोड़, कुल मिला के 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट आज प्रस्तुत हुआ। आप जानते हैं जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड भी आगे प्रगति की ओर अग्रसर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ माननीय धामी जी के नेतृत्व में ये सरकार आगे बढ़ रही है। और इस बजट में जिस प्रकार से जल जीवन मिशन में हमने 795 करोड़ का प्रावधान किया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 297 करोड़ का प्रावधान किया, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 190 करोड़ का प्रावधान किया, समग्र शिक्षा अभियान में 128 करोड़ का प्रावधान किया, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में 120 करोड़ का प्रावधान है, मेडिकल कॉलेजेस 54 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन में 36 करोड़ का प्रावधान है, आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत अवस्थापना के लिए 321 करोड़ रुपए का, ऋषिकेश योग नगरी को विकसित करने के लिए जो आप जानते हैं जिसमें अभी हमारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हो रही है, उसमें 30 करोड़ का प्रावधान, हरिद्वार पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो, उसका भी महत्वाकांक्षी जो हमारी परियोजना है उसमें 25 करोड़ का प्रावधान, पार्किंग हेतु पूरे प्रदेश भर में 135 करोड़ का प्रावधान किया है, मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है और हरिद्वार जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण और स्थापना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में हमने रखा है। साथ में जो अन्य महत्वपूर्ण जो विषय हैं उसमें लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत RIDF योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया, नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के लिए 25 करोड़ रुपया, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र अवस्थापना सुविधा के लिए 35 करोड़ रुपया, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र अवस्थापना सुविधाओं के लिए 17 करोड़ रुपया और इसी प्रकार से प्रमुख राजस्व योजनाएं जो अनुपूरक बजट में जिनका प्रावधान किया है उसमें सड़कों के अनुरक्षण हेतु 300 करोड़ रुपया, अटल आयुष्मान के लिए 200 करोड़ रुपया, नंदा गौरा देवी हेतु 95 करोड़ रुपया, औषधि और रसायन के अंतर्गत 90 करोड़ रुपया, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना हेतु 68 करोड़ रुपया, रफ टॉप सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों के लिए लगभग 66 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 40 करोड़, मशीन उपकरण सज्जा संयंत्र के अंतर्गत 33 करोड़, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अनुरक्षण के अंतर्गत 23 करोड़, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान के अंतर्गत 17 करोड़, कार्यालय के लिए जो वाहन करे की जो प्रावधान किया 13 करोड़। वहीं औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1164 करोड़ 53 लाख के अतिरिक्त आवंटन को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है।
इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने प्रदेश को मिले इस औद्योगिक पैकेज के बारे में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में सभी हिमालयी राज्यों में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत अतिरिक्त धन की आवश्यकता को मंजूरी देते हुए 1164 करोड़ 53 लाख रुपए का अतिरिक्त वित्तीय खर्च की स्वीकृति प्रदान की। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विशेष कृपा उत्तराखंड राज्य पर रही है। वो हमेशा उत्तराखंड राज्य को तवज्जो देते हैं और यहाँ के विकास कार्यों को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान उनका रहता है। अभी उनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य को 1164 करोड़ रुपए का जो पूर्व में जो धनराशि थी उसको अलॉटमेंट किया गया है औद्योगिक पैकेज के लिए, जो 17 और 21 में 22 में जो औद्योगिक पैकेज के लिए राज्यों में काम हुआ है, नए उद्योग पंजीकरण हुए हैं, उनका स्थापन का काम हुआ है। इन सारे विषयों को लेकर 1164 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए हैं। ये निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ी गर्व की विषय है और राज्य की जनता, राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तराखंड की सरकार प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद देती है। उत्तराखंड विधानसभा के सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, उनके रोजगार को छीनने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। इससे अच्छा होता है कि सरकार विशेष सत्र आहत करती। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई कानून लाती तो वह इन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता। देखिए, हमने अगर सरकार से संतुष्ट होते, सरकार के भी जवाबदेही से अपना पक्ष रखती। सरकार की जवाबदेही है, नैतिक जिम्मेदारी है। उनको माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, सरकार उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाती, माननीय उच्चतम न्यायालय जाती, मजबूत पैरवी करती, एक फौज है इनके पास। लेकिन सरकार पीड़ित परिवारों को, पीड़ित पक्षों को सुनने को तैयार नहीं है। एक फरमान जारी कर दिया गया है कि इन्हें हर हाल में बेदखल करना है, हटाना है और इनकी रोजी रोटी को छीनना है। और हमारा कहना है कि जो सरकार रोजी नहीं दे सकती, रोटी नहीं दे सकती, उनको अधिकार नहीं है इनके हकों को छीनने का। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार की मंशा और मंत्रियों पर होमवर्क न करने के विपक्ष ने आरोप लगाए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि सरकार की मंशा विधानसभा सत्र को अधिक दिन चलाने की नहीं रही है, लेकिन विपक्ष के दबाव के चलते सत्र निर्धारित अवधि यानी कि 8 सितंबर तक चलाया जा रहा है। बता दें कि विपक्ष बार बार इस मांग को उठा रहा है कि विधानसभा सत्र की अवधि अधिक होनी चाहिए, जिससे विधायक अधिक संख्या में सदन के अंदर अपनी बात रख सके। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मंत्री जब अपने विभागों के बारे में होमवर्क नहीं करते हैं तो उनको प्रश्नकाल के दौरान चुप्पी साधने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने सतपाल महाराज को लेकर कहा कि सतपाल महाराज भी इसी तरह से बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान जवाब न देने पाने की वजह से चुप्पी साधे हुए थे। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य और मंत्रियों पर भी होमवर्क न करने के आरोप लगाए। सत्र को लेकर नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो है वो सीनियर व्यक्ति है, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करूंगा, ना ही विपक्ष के ऊपर करूंगा। लेकिन कल भी अगर आपने सत्र देखा होगा, हम सब सत्र में थे, जो भी सवाल मंत्रीगण से पूछे गए, मंत्री ने उसका सवाल दिया है। अब अगर विपक्ष ये मन बना के ही आएगा कि जो भी हमको जवाब मिलेगा उसको हम नहीं मानेंगे, तो वो उनकी मानसिकता है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा।
नहीं, काफ़ी जगह देखने को मिला, जैसे सतपाल महाराज हैं, रेखार्य हैं, काफ़ी जगह पे ऐसे मिला देखिए, कि कल सतपाल महाराज जी का कोई प्रश्न था नहीं। कल रेखार्य जी का जितने भी प्रश्न उत्तर थे वो हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया, क्योंकि रेखार्य जी है नहीं यहाँ पर। तो आपने भी सदन की कार्रवाई कल देखी होगी, मैं भी सदन में था। कल किस ने प्रश्न में हमारे हमारे संसदीय कार्य मंत्री फंसे? किसी प्रश्न में नहीं फंसे। कल किस जब नियम 58 की कार्रवाई हुई, नियम 58 पे जो विपक्ष लेके आया, उस पर जो जवाब हमारे संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिया गया वो संतोषजनक अच्छा जवाब दिए गए। तो अब देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, और विपक्ष आरोप नहीं लगाए तो फिर वो क्या विपक्षी किस काम का है? तो क्या हाथ आप ही रहोगे सरकार? देखिए, कल सदन चलेगा। सरकार की मंशा तो ये थी कि 6 तारीख को सदन समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने सहमत रहते हुए सरकार को ये मौका नहीं दिया कि वो 6 तारीख को सत्र जो समाप्त करे। 8 तारीख को सत्र है, यानी कल सत्र है, प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में भी हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। कार्य स्थगन के माध्यम से जो विषय हम सदन के अंदर लाने का काम करेंगे, उन विषयों पर भी हम सरकार को घेरने का काम। खास करके जिस तरीके से कल सतपाल महाराज जी की चुप्पी देखने को मिली, क्या लगता है आपको? सतपाल महाराज तो महाराज हैं, उनके अपने मंत्रालयों पर कोई पकड़ नहीं है, कोई जानकारी नहीं, और पकड़ और जानकारी ना होने की वजह से मंत्री को जो है मौन धारण करना पड़ता है, और वही काम सतपाल राव जी ने कर दिया। वहीं सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई के फौरन बाद कार्य मंत्रण की बैठक हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल काफी अच्छे तरीके से चला। नियम 58 के तहत तमाम विपक्षी विधायकों को बोलने का मौका दिया गया। विधान परिषद के सदस्यों ने जो भी मुद्दे उठाए, उनका जवाब सरकार ने बेहतर ढंग से दिया। बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रीतम सिंह ने गैरसैंण सत्र के दौरान कुछ घंटों के लिए हुए विधायकों के निलंबन पर सवाल खड़े किए थे, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई के दौरान निरस्त करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यह भी बताया कि कार्य मंत्रण का बैठक में 8 सितंबर तक सत्र चलना तय हुआ, ताकि आज पेश हुए 11,321 करोड़ के अनुपूरक बजट को 8 सितंबर को सदन की कार्रवाई के दौरान पारित भी किया जा सके। इसके अलावा आज पेश किए गए विधायकों को पारित करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, बहुत अच्छे आज डिस्कशंस हुए हैं, और विपक्ष को जैसा मौका मिलता ही है, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए और सरकार के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए गए। तो आज काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशंस हुए। डिस्कशन तो नहीं कहूँगी, एक तरफ से बोला गया और हमारी जो मंत्री गण थे उन्होंने उसका जवाब दिया। तो जो मुद्दे थे, जो विधायक जो हमारे माननीय सदस्य हैं, जो अपने उत्तराखंड प्रदेश के लिए, कुछ अपने क्षेत्र के लिए जो मुद्दे उठाना चाहते थे, वो मुद्दे उठाए और सरकार ने उसका जवाब दिया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने 12 सार्वजनिक बैठकें की, 100 से अधिक नुक्कड़ सभाएं और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने की आज पहली वर्षगांठ है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन आज के कार्यक्रम में शामिल हो। ये कार्यक्रम सभी जिला स्तर पर भी मनाया जाएगा, इसीलिए जो वरिष्ठ नेता देहरादून में हैं, वह यहाँ शिरकत करेंगे। वहीं आगे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून आ चुके हैं।
देखिए, इसमें कोशिश हमारी है कि वरिष्ठ जन सभी लोग शामिल हों और हर जिला मुख्यालय पे भी है, तो जो वरिष्ठ साथी हमारे अपने जिलों में होंगे तो वहाँ वो शामिल होंगे और जो देहरादून में उपलब्ध होंगे वो यहाँ शामिल होंगे। माननीय प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी भी उसमें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी कहा गया है, CLP साहब को भी कहा गया है, प्रीतम भाई को भी कहा गया है और गोदियाल जी को भी कहा गया है। अन्य साथियों को सभी को सूचना इसकी है। कांग्रेस द्वारा शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के पूरे 1 साल होने पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले कार्यक्रमों के बारे में रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक जिले में कांग्रेस के साथ साथ युवा कांग्रेस भी पद यात्रा निकालेगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि मोहब्बत की दुकान और खेल कंपटीशन प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक खास संदेश पहुंचाएंगे। हमने बताया कि इसमें भारत जोड़ो पद यात्रा प्रत्येक जिले में सीनियर कांग्रेस के साथ मिलकर युवा कांग्रेस निकालेगी और साथ में ही खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मोहब्बत की दुकान और कई तरह के क्विज कंपटीशन और फोटो प्रदर्शनी और कई तरह के इसमें कल्चर प्रोग्राम कर इसका जो संदेश जन जन देने का कार्य युवा कांग्रेस आगामी 3-4 महीने में करेगी। वहीं बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। कल 8 सितंबर को मतगणना होगी और ये तय हो जाएगा कि जनता ने किस पार्टी पर अपना भरोसा जताया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर विधानसभा के लिए बीजेपी के प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने दावा किया है कि वह पिछले काफी समय से बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं और जनता का जो रुझान है वह बीजेपी की तरफ भी है और वहां से बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जीत होगी। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि इस बार बागेश्वर की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया और कांग्रेस प्रत्याशी को बागेश्वर की जनता विधानसभा में भेजने जा रही है। कितने स्वस्थ हैं आप? तो प्रभारी हैं। नहीं, देखिए मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ। मैं वहाँ पे लगभग 17 दिन रह के आया हूँ। बागेश्वर चुनाव में मैंने वहाँ पर गांव-गांव जाके लोगों से बातें करी हैं। पूरे संगठन ने वहाँ पे पूर्ण शक्ति लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मीटिंग हुई उससे बहुत अच्छा रुझान एंड में हम लोग को देखने को मिला और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट को अच्छी मतों से जीतेगी। हम सत्र की बात करें, कितने अस्वस्थ हैं? देखिए, बागेश्वर उपचुनाव को कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि बागेश्वर की जनता ने इस बार जो एक ऐसा जनप्रतिनिधि सदन के अंदर भेजने का मन बना लिया है जो बागेश्वर की जो समस्याएं हैं उनको सदन में उजागर कर सके। हम चुनाव जीतेंगे। कल वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश की तर्ज पर अब विकासनगर के हरिपुर का माहौल भक्तिमय होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत नमामि गंगे अभियान के तहत आज सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी द्वारा मां यमुना की विधि विधान से पूजा अर्चना और घाट के शिलान्यास द्वारा की गई। दरअसल आपको बता दें कि विकासनगर और आसपास के क्षेत्रों का पौराणिक काल में अपना एक इतिहास रहा है, जिसके प्रमाण आज भी हमें अश्वमेध यज्ञ कुंड, अशोक शिलालेख, लाक्षा गृह, लाखा मंडल, शिव मंदिर और राजा विराट के किले के रूप में देखने को मिलते हैं। ऐसा ही माना जाता है कि पौराणिक काल में हरिपुर भी हरिद्वार की तरह विकसित और धार्मिक स्थल रहा है, जहां 4 धाम जाने वाले श्रद्धालु यहां यमुना आरती करते थे और यहां पर ही यमुना स्नान के बाद ही अपनी 4 धाम यात्रा शुरू करते थे। बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से आपके बात से सहमत जौहर पावर के लिए और हम सभी के लिए बहुत गौरव का दिन है कि हिंदुस्तान में जो पहला यमुना घाट बनने वाला है हमारे क्षेत्र में बन रहा है और मैं समझती हूँ कि इस घाट के बनने से जो पुराना गौरव है हमारे क्षेत्र का, जो हरिपुर में घाट बनेगा, कहीं ना कहीं हमारा पुराना वैभव, पुरानी जो इस क्षेत्र के आध्यात्मिक जो इसकी पहचान थी, धार्मिक इसकी जो पहचान थी वो वापस आएगी। और मैं निश्चित रूप से हमारी जो डब्ल्यू सरकार है, केंद्र सरकार
घाट हमारे और हमारे पुष्कर मैं उनकी आभारी हूँ। मैं ये समझती हूँ कि इस घाट के बनने से कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यटन है, धार्मिक पर्यटन हम लोग जिसको कहते हैं, जैसे आज हम लोग कह सकते हैं कि ऋषिकेश हरिद्वार में 12 महीने वहाँ पर पर्यटन चल रहा है, उसी तरीके से हम लोग पर्यटन बढ़ावा मिलेगा। कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। और मेरे को ये लगता है कि माँ यमुना ने हमारी सरकार को इस काम के लिए चुना, और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग सरकार को, केंद्र सरकार को सबको धन्यवाद भी देते हैं। और साथ ही ये भी वादा करते हैं कि जो भी यहाँ पे निर्माण काम होगा उसमें पारदर्शिता के साथ काम होगा, और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को उसमें शामिल करके सभी को रोजगार पर्यटन और क्या कुछ इसमें बनने वाला है? हमने 7.5 करोड़ का इसका टीआर बना के टेंडर निकाला है, और जो नेक्स्ट फेज है उसका भी हम 7.5 करोड़ का बना रहेगा। तो कुल 15 करोड़ का ये फेज 1 फेज 2 बनेगा। इसमें घाट का निर्माण है, नीचे नहाने के लिए हम सीढ़ियाँ बनाएंगे, चिलिंग रूम्स हैं, और इसमें सौंदर्यीकरण का भी है, लाइट्स का भी है, पूरा एक कंपोजिट इसका पैकेज बना। पार्किंग वगैरह को लेकर क्या व्यवस्था होगी? नहीं, अभी एक घाट का है, कोई पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, केवल घाट के सौंदर्यीकरण और आपको उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एएन न्यूज़।